आप यहाँ आओ, घूमो, यहाँ पे इतनी ब्यूटिफिकेशन चीज़ें हैं, सुंदर चीज़ें हैं, या हिस्टोरिकल प्लेस, ये सब चीज़ें। फिर मैंने कहा देर आर वेरियस एस्पेक्ट जो मैं अब 2-3 साल से रिसर्च कर रहा हूँ, और भी कई जगह रिसर्च करेगी इस चीज़ पे। तो देखा गया डेस्टिनेशन ब्रांडिंग सिर्फ एक टूरिज़्म से रिलेटेड नहीं है। डेस्टिनेशन ब्रांडिंग बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड हो सकती है। भाई वहाँ का एक कल्चर एक अलग चीज़ हो सकती है, वहाँ का एक फूड एक अलग चीज़ हो सकती है, वहाँ का सिर्फ सीनरी। हम जैसे जौनसार बावर की बात करते हैं तो अभी तक सिर्फ ये रहा कि यार चक्राता के बड़े सुंदर पहाड़ हैं, बड़े सुंदर हिल्स हैं, लोग जब बात करते हैं। कभी कभार फिर लोग बोलते थे कि यार वहाँ के लोग भी बड़े अच्छे हैं, कल्चर बड़ा वैसा है वहाँ का। लेकिन कभी किसी ने इतनी ज़्यादा गौर से इस बारे में वो नहीं करी, डिटेल रिसर्च नहीं करी कि इस चीज़ को हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं ताकि जौनसार बावर को एक नई पहचान मिल सके। तो इसी चीज़ पे मेरी रिसर्च वो है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है ना। तो इसी इसी उस पे बेसिस पे मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले हम आर्ट एंड कल्चर के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि आप जौनसार बावर से आते हैं, वहाँ की बहुत भली भांति आप उस क्षेत्र को जानते हैं, आपने उस क्षेत्र के लिए काफ़ी कुछ करा भी है, और आर्ट एंड कल्चर में भी करा। मैं आपको फॉलो करता रहता हूँ, जो आप म्यूज़िक वीडियोस वगैरह बनवा रहे हैं, वो सब चीज़ें। तो थोड़ा सा आप उस पर अगर लाइट थोड़ा सा डाल सकें कि आर्ट एंड कल्चर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है जौनसार बावर को एक नई पहचान दिलाने में। जौनसार बावर जो हो, जैसा आपको ये हिंदी इंग्लिश दोनों चलेगा? दोनों चलेगा। अच्छा, ठीक है। जैसा कि जौनसार बावर जो है, ये उत्तराखंड का एक जनजाति क्षेत्र है, जो डिस्ट्रिक्ट देहरादून में है। जौनसार बावर पहले चक्राता सब डिवीजन होता था, अभी उसके 3 सब डिवीजन हो गए, त्रिवेणी, चक्राता एंड तालसी। तो ये तीनों सब डिवीजन का जो जोड़ है उसको जौनसार बावर ज्योग्राफिकली हम टर्म करते हैं जी। तो जौनसार बावर में आर्ट एंड कल्चर बहुत ही रिच है, बाय वर्च्यू ऑफ दिस ज्योग्राफिकल यूनिकनेस एंड बाय वर्च्यू ऑफ द ट्राइबल बैकग्राउंड। तो जो यहाँ के जो फोक सॉन्ग्स हैं, यहाँ के जो फोक डांसेस हैं जी, वो केवल सॉन्ग्स के या डांसेस के फॉर्म नहीं है, उसके अंदर इलाके की जो जो कल्चरल हेरिटेज है वो उसके अंदर छुपा हुआ है। जैसे फोक सॉन्ग्स में कई उनकी विधाएं हैं, जैसे हारूल है। जी। तो हारूल जो है वो एक संकलन है, कोई किसी के वीरता का, किसी के शौर्य का, किसी ने सोसाइटी के लिए कोई बहुत अच्छा कार्य कर दिया या किसी ने कोई बलिदान कर दिया। जैसे मुगल काल में योद्धा हुए श्री नंदराम नेगी जी। तो जब पाउंटा में मुगल सेनाएं पहुंच गई तो ये प्रश्न हुआ कि भाई उस सेना का सामना करने के लिए कौन जाएगा। तो नंदराम नेगी जो है उन्होंने मुगलों को काफी टक्कर दी। मतलब उस समय यमुना का फ्लो कितना रहा होगा, पूरी यमुना नदी को तैर के पार करके जी। और मुगलों को काफी उन्होंने सबक सिखाया। जी। तो ये लिखित में इसका प्रमाण थोड़े बहुत मिलते होंगे, लेकिन जो फोक सॉन्ग्स हैं, हारूल जो है, तो नंदराम नेगी की हारूल मिडिवल पीरियड से अभी तक जो है गांव-गांव में पता है। उसमें पूरा दिया हुआ है कि मुगलों की सेना से कैसे वो उन्होंने युद्ध किया, कितनी मुगलों की सेना थी, कौन-कौन से जगह पे आई थी, नंदराम नेगी को जो है क्या ऑफर दिए गए, तो वो सारा हारूल में संकलित है। जी। तो इसी तरह जो जौनसार बावर इलाके के जो इंडियन नेशनल आर्मी में, आजाद हिंद फौज में जिनको फांसी हुई, अमर शहीद वीर केसरी चंद, तो उनकी शहादत पे भी लोगों ने हारूल की रचना की है। जी। तो इसी तरह और भी जो इलाके में किसी ने अच्छे कार्य किए, किसी ने वीरता शौर्य के कार्य किए, तो हारूल और अन्य जो गीत हैं, अन्य जो विधाएं हैं, उसमें वो इतिहास और विरासत, कल्चरल हेरिटेज जो है जी, वो छुपा हुआ है। जी। और इसके अलावा जो गीतों की रचना है उसमें जो उस जौनसार बावर क्षेत्र का जो पर्यावरण है, जी, तो वहाँ की वनस्पति है, तो उसके ऊपर भी काफी उसका प्रभाव है। और जो फोक डांसेस अगर आप देखेंगे तो फोक डांसेस जो यहाँ की जो तलवारों से जो जंगबाजी होती है जी, और जो रासो होता है, गुंडिया रासो होता है, जी, जी। वो उसमें बहुत ही विलक्षण योग मुद्राएं भी छुपी हुई है। ठीक।
जो पूर्वज थे यहाँ के, जी उन्होंने ये जो फोक डांस से जो लोक नृत्यों की जो विधाएं बनाई, उसका अगर साइंटिफिक भी आप उसका विश्लेषण करेंगे तो वो डांस वही व्यक्ति कर सकता है, जो जंगबाजी वही व्यक्ति कर सकता है जिसका फिजिकल फिटनेस 100% है। बहुत बढ़िया जी तो ठीक उन्होंने उसको नृत्य में जोड़ दिया, तो जी लोगों को अलग से, आज तो योगा क्लासेस के लिए हम पैसा पे करते हैं, जी जी बड़े बड़े योगा गुरुओं के पास जाते हैं, जी लेकिन उन्होंने लोग जो दिनचर्या दी, जब भी उनके फेस्टिवल आएंगे, जब भी उनके त्योहार आएंगे, खुशी के मौके आएंगे, तो वो लोग नृत्य करेंगे, लेकिन उसके साथ एक्सरसाइज भी हो जाएगी। जी जी तो जी ये कई मिक्सचर है, जो कल्चरल हेरिटेज बहुत रिच है। बहुत रिच है हाँ तो जहां भी आप, मैं एग्जांपल देना चाहूंगा हिमाचल प्रदेश का, जी कि वहां पे दो जिले हैं, एक शिमला है और एक सिरमौर है। जी तो जो जौनसार पावर है, जी वो चूंकि सिरमौर रियासत का कभी हिस्सा था, जी तो जो कल्चरल हेरिटेज है वो लगभग मिलता जुलता है। जी और हिमाचल में आप देखेंगे कि जो ये सिरमौरी जो लोकगीत है, लोक जी नृत्य है, जी तो उसको राष्ट्रीय स्तर पे बहुत ज्यादा रिकॉग्निशन मिला है। जी इसी तरह जौनसार बावर के जो लोक गीत है, लोक नृत्य है, कई लोग हैं जो इसको प्रमोट कर रहे हैं, जैसे स्वर्गीय श्री रतन सिंह जौनसारी ने जौनसारी लोकगीतों के ऊपर बहुत ही अच्छी रचनाएं लिखी है, बहुत शोध किए हैं। तो उससे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत सराहा गया है। सर आ गया ठीक ठीक अच्छा इसके बारे में सर जौनसार बावर के कुछ फेमस त्यौहार भी होते हैं जो काफ़ी भिन्न होते हैं और मतलब नीचे प्लेन्स के लोगों के लिए, और उनके लिए बड़ा जागरूकता का विषय रहता है हमेशा, कि जैसे माघ का त्यौहार हो गया, बिस्सू का त्यौहार हो गया। क्योंकि मैं अब देहरादून में रह रहा हूँ तो यहाँ पे मैंने कई ग्रुप्स देखे हैं, BTDT करके ग्रुप हैं जो स्पेशली लोगों को यहाँ से ले जाता है उन त्योहारों को दिखाने कि किस किस तरह से वहाँ मनाया जाता है। तो क्या आपको लगता है कि उन त्योहारों में इतनी वो है कि लोग उसकी तरफ खींचे चले आएंगे और जौनसार बावर को एक अलग पहचान दिलाने में ये त्यौहार मदद करेंगे? और किस तरह आपको लगता है कि वहाँ के लोकल लोगों को इसको प्रमोट करना चाहिए ताकि हम इसको और आगे बढ़ा सकें? त्योहार जो है वहाँ पे, जो हिंदू जो महीने होते हैं, चैत्र से प्रारंभ होते हैं और चैत्र से लेकर के फागुन तक। तो चैत्र जो शुरू होता है लगभग मिड ऑफ अप्रैल से शुरू होता है जी, और फागुन जो है वो अंतिम महीना होता, जो हिंदू महीने होते हैं जी, तो जब भी एक महीना खत्म होता है, चैत्र खत्म होता है, बैसाख शुरू होगा जी, तो उसके बीच का जो डे होता है उसको संक्रांति बोलते हैं। ठीक सर। संक्रांति जो है पड़ाव होता है जहाँ 2 महीने का, एक महीना खत्म होता है, एक महीना दूसरा महीना शुरू होता है। जी, तो जौनसार बावर में जितनी भी ये संक्रांतियां होती हैं, जी, उसमें भी कुछ ना कुछ त्योहार जुड़े रहते हैं। ठीक। नंबर 1। जी, नंबर 2, जैसे दिवाली है, तो दिवाली एक तो जो पूरे देश में दिवाली मनाई जाती है, जी, जो शारदीय जो नवरात्र होते हैं जी, उसके 20 दिन बाद वो दिवाली आती है। जी, क्योंकि ये माना गया कि भाई श्री राम जो है वो अयोध्या लौटे तो पूरे अयोध्या में दीप जलाए गए। जी, जी, लेकिन जौनसार बावर में एक और दिवाली होती है जो इस दिवाली के भी एक महीने बाद होती है। ठीक। जिसको कभी बूढ़ी दिवाली कहा जाता है, कभी जौनसारी दिवाली कहा जाता जी, है। जी, तो उसमें भी पूरा जो दीप जलाए जाते हैं और पूरा जो है हर एक गांव अपना एक बड़ा सा लकड़ियों को इकट्ठा करके एक बड़ा मशाले जलाते हैं जिसको होले बोलते हैं। जी, तो इस तरह से वो एक महीने बाद मनाई जाती है। ठीक सर। और अब वो अंतर किस लिए रहा, ये शोध का विषय है। ठीक। आप जैसे जिज्ञासु लोगों के लिए शोध का विषय है जी, क्योंकि जनजाति इलाका है, उस समय संचार के साधन नहीं थे। जी, कुछ लोगों का कहना है कि जौनसार बावर चूंकि रिमोट एरिया में था, तो जब ये दीपावली मनाने का जब
कोई संदेश पहुंचा होगा तो वहाँ 1 महीने बाद पहुंचा, तो 1 महीने बाद मना रहे हैं वो। जी लेकिन ये किंवदंती है, जी ये जी कोई प्रमाणिक नहीं है, प्रमाणित नहीं है। ये ठीक शोध का विषय है। ठीक लेकिन वो दिवाली मनाते हैं जी और उस दिवाली का भी संपर्क जो है भगवान श्री राम की जो अयोध्या आगमन से जुड़ा हुआ है। उस जौनसारी दीपावली में, जौनसर बावर की दीपावली में श्री राम के वनवास के ऊपर एक बहुत ही मधुर गीत सदियों से चला आ रहा है, जिसमें पूरा की जो सीता का हरण कैसे हुआ, जो उनकी कुटिया थी उस पे हिरन का आगमन होता है और श्री राम सुबह उठ जाते थे, सीता जो है पानी भरने के लिए जाती थी तो वहां पे उन्होंने हिरन देखा, तो वो एक अलग तरह से वो जोड़ता है, उस कड़ी को जोड़ता है। तो इस तरह दीपावली जो है वो, और दीपावली जौनसर बावर में 3 दिन से लेके 8 दिन की होती है। ठीक है कुछ गांव में ये 8 दिन चलती है पूरी, जी और उसमें हिरन बनाए जाते हैं, हाथी बनाए जाते हैं बड़े आकार के, और उसको नचाया जाता है। और दूसरा ये होता है कि एक वो जो खरीफ की फसलें निकलती है, जैसे धान है, जी और दूसरी जो उसके साथ मक्का है, मंडुआ है, जी वो फसलें जब किसान अपने घरों में रख लेता है, उसके बाद वो फेस्टिव मूड में रहता है। तो 8 दिन तक पूरा वो गांव में पूरा फोक सॉन्ग्स, फोक डांसेस चलते हैं, मेहमान आते हैं और खूब फेस्टिव मूड से उसको मनाया जाता है। इसके बाद जो ये माघ का त्योहार है, ये जनवरी लगभग 12 या 13 जनवरी को शुरू होता है। तो इसमें जौनसर बावर एक पहाड़ी इलाका है और यहाँ पे लोग जो है बकरियों का पालन करते हैं, भेड़ का पालन करते हैं। तो लोग मांसाहारी भी पहाड़ों में है, ठंड का मौसम है, सब्जियां वहाँ अब तो मिल जाती है, पहले सदियों से सब्जियां भी कम जाती होंगी क्योंकि आवागमन के साधन नहीं थे। तो प्रत्येक परिवार जो है अपना 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 बकरा पाल करके उसका माघ का जो त्योहार होता था, तो उसमें बकरे को काट के जो है अपने मेहमानों को, उसमें जो भी मांसाहारी लोग हैं तो उनको गांव में बुलाते थे। और प्रत्येक गांव में जिस घर में भी मेहमान ज्यादा होते थे तो उस घर में शाम को लोक नृत्य होते थे, और जो मेहमान भी उस लोक नृत्यों में, लोक संगीत में भाग लेते थे। तो पूरे माघ के महीने में सिलसिला लगा रहता था। उसका मूल कारण ये था कि परिवार की जो लड़कियां हैं, जैसे उदाहरण के लिए आपका परिवार है जी आप जो बहन है, आपकी जो बुआ है, या तीसरी पीढ़ी में कोई आपकी जो नानी है, जी अगर वो अब शादीशुदा है तो वो अपने ससुराल से माघ के महीने में वो मायके आ जाती है। अच्छा वो एक परंपरा है। वो मतलब जैसे आजकल ये आ रहा है ना कि भाई हर महिला जो है चाइल्ड केयर लीव पे जा सकती है, जी तो ऐसे वो परंपरा मान लीजिए कि वो अपने मायके माघ के महीने में मायके जाएगी, तो उसको कोई रोक नहीं सकता, जी 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 क्योंकि आप उसको बांटा लेके जाते हो, जी मतलब आप दावत घर से लेके जाते हो। घर का कोई लड़का या पुरुष जो है पूरी जो है रोटी, पूरी और पकवान, हलवा और पका हुआ मांस बकरे का, तो वो पूरा भर करके, थैला भर करके अपनी जो उसकी सिस्टर है, जो उसकी बुआ है, जो अपने ससुराल में है, तो आप उसका बांटा लेके जाओगे। जी तो जब बांटा लेके जाएंगे तो वहाँ आपकी आवभगत की जाएगी, जी और फिर आपके साथ वो आपके गांव आ जाएगी। ठीक फिर वो आपसी अंडरस्टैंडिंग है, वो 1 हफ्ते रुकेगी, 15 दिन रुकेगी, 20 दिन रुकेगी, उस समय कोई मना नहीं कर सकता जी कि भाई इसका इसके जो मायके वाले हैं वो बांटा लेके आए हुए हैं, अब इसको जाने दीजिए। जी क्योंकि पहाड़ी इलाके में बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता महिलाओं को। जी सुबह 4 बजे की ड्यूटी होती है, रात के 10 बजे तक उनको मेहनत करनी पड़ती है, दिन में खेत में काम करना पड़ता है। तो माघ का महीना वो महीना है जब घर की जो लड़कियां हैं वो बिना किसी रोक टोक के अपने मायके आकर के
रेस्ट करती हैं, एंजॉय करती हैं लाइफ को। जी जी तो वो माँ का त्योहार इस रूप में ज्यादा इसकी वैल्यू है। जी और इसके अलावा जो विशु है, विशु जो है बैसाखी से उत्पन्न हुआ है। बैसाखी का त्योहार पूरे देश में मनाते हैं। जी विशु भी कई कई राज्यों में मनाया जाता है और कहीं उसको जो है वहां भी जो रबी की जो फसल आती है जी गेहूं वगैरह, जी उसके कटने के बाद जो है पूरे देश में फेस्टिवल होते हैं। तो ऐसे ही हमारे यहाँ विशु भी होता है। लेकिन विशु की सबसे यूनिक चीज है जोनसर बावर की, जिसमें ब्रांड के रूप में उसको प्रमोट किया जा सकता है, जी टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया जा सकता है। जी और वो जितने भी गांव हैं उनके गांव के जो डांडे हैं, जी डांडा जो है एक हिल टॉप होता है, जी जो मिडोज जी हिल टॉप पे घास का मैदान जहाँ भी होगा उसको डांडा बोलते हैं। जी तो ये ज्यादातर विश्व जो है ऐसे मैदानों पे या डांडे में आयोजित होते हैं। और अप्रैल के महीने में 12-13 अप्रैल से शुरू होता है विशु का त्योहार, 15-16 अप्रैल तक चलता है। तो उसमें डांडों में जो ये विशु जुड़ते हैं तो इसमें हिल टॉप पे इतना बढ़िया क्लाइमेट रहता है कि ऐसे लगता है कि जैसे कोई हमारे चारों तरफ एयर कंडीशनर लगे हुए हैं। जी और कुछ डांडे तो इतने फेमस है, जैसे ठाणा डांडा। जी ठाणा डांडा जो है, ठाणा गांव के ऊपर एक पहाड़ी पे ठाणा डांडा है, जी जिसको पूरा चक्राता कैंटोनमेंट जब इस्टेब्लिश हुआ जी तो ठाणा गांव वालों से वो जमीन गवर्नमेंट ने, तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वो जमीन जो है अपने अपने लिए मांगी। तो अभी भी वो तब भी ये प्री कंडीशन रखी गई थी ठाणा गांव वासियों की तरफ से कि ये हम परमिशन तो आपको दे रहे हैं, लेकिन जब भी हमारा जो त्योहार होगा, विशु मेला होगा, उसमें हमको बार बार आपसे लिखित में परमिशन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तब से वो एग्जामिशन मिला हुआ है। जी 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 तो अगर आप ठाणे डांडे के विशु में कहीं कभी जाएं या कोई टूरिस्ट जाता है, जी वहां से 360 डिग्री हिमालय और पूरे देश के दर्शन हो सकते हैं। अगर आप पास कोई बहुत हाई कैपेसिटी की बाइनोकुलर है, दूरबीन है, जी तो वहां से ऐसे विहंगम दृश्य दिखते हैं कि दूर हिमाचल दिखता है, जी मसूरी वहां से दिखती है, जी हिमालय पर्वत पूरा श्रृंखला पूरी दिखती है जी ठाणा डांडा से। जी वो हिल टॉप पे है। जी ऐसे ही एक और डांडा है चौली डांडा, जी जिसको रामताल गार्डन भी कहते हैं, जो अब ज्यादातर शहीद केसरी मेला की वजह से फेमस हो गया है। जी। शहीद केसरी जो जो राम चौली डांडा है, वो शहीद केसरी का जो पैतृक गांव है कावा गांव, जी तो उनका भी वो डांडा है चौली डांडा। जी तो वहां पे भी मतलब 360 डिग्री का व्यू मिलता है। जी तो ऐसे तमाम जितने भी गांव हैं, 360 के लगभग जोनसर बावर में गांव हैं, उनके गांव के जो ग्रुप है उनको खत कहते हैं। तो ग्रुप ऑफ विलेजेस इज कॉल्ड ए खत। जी कहीं कहीं गढ़वाल में पट्टी बोलते हैं। जी तो हर एक खत का अपना एक विशु मेला होता है, जी जिसमें पूरे जो ग्रुप ऑफ विलेजेस हैं, हर एक गांव की संगीत की टोली, लोक नृत्य की टोलियां, उनकी प्रतियोगिता ऐसी होती है वहां पे। जी उसमें होड़ मची रहती है कि हमारे गांव का जो म्यूजिकल आइटम है, जो फोक डांस है, जो फोक सॉन्ग है, वो दूसरे गांव से बेटर दिखना चाहिए। ठीक तो है ये बहुत बड़ा अट्रैक्शन हो सकता है अगर इसकी प्रॉपर इसका पीआर किया जाए, जी प्रॉपर इसकी मार्केटिंग की जाए, जी। प्रॉपर इसका प्रचार प्रसार किया जाए, जी तो ये देश विदेश के जो टूरिस्ट हैं, जी उनके लिए एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन है। क्योंकि एक साथ कई गांव की जो टोलियां हैं, जी अलग अलग गांव की टोलियां अपने ढोल और सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लेकर के, अच्छे परिधान पहन के, कौन सारी महिलाओं का जो बहुत अट्रैक्टिव परिधान होता है, जी घाघरा, कुर्ती और डांटू, जी तो उसमें वो नृत्य और वो सॉन्ग्स होते हैं जी उनकी सर। टोली में, जी। समूह में जो है ग्रुप सॉन्ग्स होते हैं। तो वो देखने लायक होते हैं। वो उतनी कॉस्ट्यूम जो है बॉलीवुड में भी करोड़ों रुपए लग जाएंगे एक साथ वो दृश्य क्रिएट करने के लिए। जी तो और वहाँ हर डांडे में जहाँ विशु होता है वहाँ फ्री में मिल रहा है। अच्छा तो उसकी ब्रांडिंग की अगर प्रॉपर होगी जी तो लोगों को बहुत आनंद आ सकता है।
ठीक, ठीक, ठीक। अच्छा सर, आपने तो इतने इतने साल सरकार में काम करा है, तो अगर जी। आप कुछ सलाह देना चाहें कि भई उत्तराखंड में अगर जौनसार बावर के लिए इन चीज़ों को ब्रांडिंग करी जाए, तो क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए कि एक बड़ी अच्छी ब्रांडिंग हो सके और जौनसार बावर को इन आर्ट एंड कल्चर के रूप में एक अलग पहचान हम दिला सकें? इसमें उत्तराखंड में भी होगा जी, और प्रत्येक राज्य सरकार का एक जो कला एवं संस्कृति विभाग होता है, जी सर। उसका कार्य ही कला और संस्कृति का संवर्धन करना होता है, जी, प्रमोशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर होता है। जी, और फिर भारत सरकार का जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, जी, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है, वो भी इन चीजों को बढ़ावा देते हैं। जी, तो वो पूरे देश में जैसे नॉर्दर्न जोनल कल्चरल काउंसिल बनी हुई है, जी, साउदर्न जोनल कल्चरल आर्ट एंड कल्चरल काउंसिल बनी हुई है, तो उसमें वो पूरा उन राज्यों को प्रमोट करते हैं। जी, तो जगह जगह उनके फोक सॉन्ग्स, फोक डांसेस का जो है प्रतियोगिताएं होती है, जी, कल्चरल एक्सचेंज होता है, जी, उसमें पूरे देश के जो ट्रूप्स होते हैं जी, उसको वो ग्रांट्स देते हैं, जी, 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 ताकि उनका जो एक्सपेंडिचर है जी, वो मीट आउट हो जाए। जी, ऐसी जो राज्य सरकार के जो बड़े पर्व होते हैं, जैसे स्वतंत्रता दिवस है, जी, गणतंत्र दिवस है, तो या राज्य दिवस है, जैसे जी, उत्तराखंड 9 नवंबर जो जी, है उसका राज्य दिवस है। उत्तराखंड का जो अस्तित्व में जी, आया, जी, 9 नवंबर सन 2000 में आया, तो जी, तब से 9 नवंबर को जो है वो राज्य दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल। तो ऐसे मौकों पे अलग अलग अंचलों के, अलग अलग इलाकों के जो दल है, जी, जो सांस्कृतिक दल है, जी, वो उसमें भागीदारी करते हैं। और हमारे क्षेत्र के जनजातीय क्षेत्र जौनसार बावरकुले को जो गणतंत्र दिवस की परेड पे हमारी झांकी में हमारे गीत, हमारे जौनसार बावरकुले लोकगीत उभरते हुए गायक है सनी दयाल, जी, तो उन्होंने अभी 2-3 साल पहले ही बहुत जबरदस्त उस झांकी में उन्होंने एक बहुत बढ़िया बढ़िया जो है अच्छा, प्रकृति के ऊपर एक गीत गाया था उन्होंने। जी, 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 तो इस तरह से वो प्रमोशन मिलता रहता है। जी, सिर्फ जो गांव में जो लोग हैं, जी, जो विलेजर्स हैं, जी, उनको संगठित होना पड़ेगा, ठीक सर। ताकि क्योंकि कई लोगों को जानकारियां नहीं होती, एक से एक कलाकार गांव में उपलब्ध है, हुँ, तो अगर वो उन मंचों तक पहुंच जाए, जी, उन मंचों तक पहुंचाने में लोगों का भी उनको भी जागरूक होना है। और जो कला एवं संस्कृति विभाग है, जी, तो उनको भी उनका ध्यान रखना होगा। तो जी, ये हेल्प गवर्नमेंट से मिल सकती है। जो भी उनके कला एवं संस्कृति विभाग के जो अधिकारीगण है, जब भी वो उस क्षेत्र का दौरा करें, तो वहाँ ऐसे जो लोक कलाकार हैं, जी। जिनको प्रदेश स्तर पे प्रमोट करना चाहिए, तो वो अपनी बहुत ही एक पॉजिटिव भूमिका निभा सकते हैं। बहुत बढ़िया सर। अच्छा जी, सर, आगे ले जाते हुए इसमें जौनसार जी, बावर का खान-पान और मतलब पकवान वगैरह भी बड़े यूनिक माने जाते हैं, कई सारी चीज़ें। उनको भी अगर हम प्रमोट करें तो है उसमें इतना कि उसको भी एक अलग ही फूड टूरिज़्म जैसे बोला जाता है। जौनसार बावर एक फूड टूरिज़्म के नाम से भी पहचाना जा सकता है। आपको क्या अब लगता आप देखिए कि कितना समृद्ध हमारा ये जनजातीय क्षेत्र है जौनसार बावर। है? जी, मैं यहाँ के जो जो भी पूर्वज रहे होंगे, जी, चाहे उनको कोई अनपढ़ कहता हो, या जी, चाहे उनको आदिवासी कहता हो, जी, या जनजातीय कहता हो, लेकिन हमें उनको फक्र है। जी, इस बात पे फक्र है कि यहाँ के जो भोजन है, जी सर। जो व्यंजन है, जी, उसका फॉर्मेशन देखिए। जी, आज अगर वो आज अगर वो भोजन और व्यंजन, जी, अगर उसका एक शोध किया जाए, साइंटिफिक अध्ययन किया जाए, तो कोई भी नेचुरोपैथी का जो बेस्ट से बेस्ट कोई इंस्टीट्यूट हो सकता है, जी, वो उस पे करोड़ों रुपए कमा लेगा। ठीक सर। अब आप देखिए, जो मंडुए की रोटी होती है, जी, कोदो जिसे बोलते हैं, लोकल भाषा में जी, कोदो बोलते हैं, जी, तो उसकी जो रोटी है, जो छोटे बच्चे हैं इन्फेंट, जो कि मतलब अभी जिनको थोड़ा अनाज देना शुरू करा है, जी, जी, तो उनको बचपन में वो कोदो की रोटी का एक केक टाइप का बना के देते थे। ठीक सर। छोटा रोट भी कहते थे उसे। जी, जी, तो ये जी, माना जाता था कि ये कोदों का अनाज जो है निरोग अनाज है, जी, ये बच्चे के इम्यून सिस्टम को खराब नहीं करेगा, ठीक। डाइजेशन को खराब नहीं करेगा, और कोई उसे वायरस नहीं लगेगा। जी, तो और इसी तरह जो एक कोपरोड़ी बनती है, जिसको अस्का भी बोलते हैं, जी, उसमें कोदों और अन्य तरह के अनाज जो है
पीस के उसका आटा बनाया जाता है जी सर। और उसको इस पे बेक किया जाता है। ठीक। तो इसी तरह जो है, जो महिलाएं होती है, जैसे बच्चे को जन्म देती हैं, तो उसको आटे का एक जो है उसको आटे का हलवा तो नहीं कह सकते, पर हलवा जैसी पद्धति से बनाया जाता है। जी गुड़ जी गुड़ का जो गुड़ गुड़ से मिला हुआ पानी के साथ उस आटे को जो है जी सर। स्टीम किया जाता है जी। और वो इतना जबरदस्त चीज है, उसके साथ घी भी दिया जाता है। वो इतनी जबरदस्त चीज है कि डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। ठीक सर। जी डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती और एनर्जी उससे पूरी मिलती है। जी तो इसी तरह जो और भी पकवान हैं यहाँ के, जी जैसे जो ये बीन्स होते हैं, भरट बोलते हैं उनको, जी जी उसको पीस करके जो पराठे टाइप के बनते हैं, जी उसको स्टीम करके भी बनाया जाता है बिना बिना घी का प्रयोग करे हुए। जी जी और जो दही के साथ, जो यहाँ पशुपालन यहाँ का आधार रहा है, जी तो कई पकवान ऐसे जिसमें घी, दूध और दही का बहुत अलग अलग तरह से प्रयोग होता है। जी इस पे एक श्रीमती सुशीला बिजलवाण अच्छा श्रीमती ठीक सुशीला बिजलवाण जो है, दिल्ली में रहती हैं। ठीक सर। वो डॉक्टर SD बिजलवाण की धर्मपत्नी है। जी चिलाड़ गांव के जी हैं ये लोग। जी तो श्रीमती सुशीला बिजलवाण ने जी एक बहुत अच्छी किताब लिखी है, अच्छा जॉनसार बावर के व्यंजन। ठीक उसमें हर एक व्यंजन की रेसिपी लिखी हुई है। आप उस पुस्तक को प्राप्त करिए जी सुशीला बिजलवाण जी से, जी और उस पुस्तक के व्यंजन को आप अपने शोध की एक उपलब्धि के रूप में उसको एनेक्स कर सकते हैं। ठीक सर। बहुत उसमें बहुत जी प्रत्येक व्यंजन पे बहुत बारीकी से लिखा हुआ है ठीक है कि इस रेसिपी का रॉ मटेरियल कितना होगा, जी कितनी मात्रा होगी, और किस किस तरह से जो है, जैसे उलुए हैं, जी जी पिनुए हैं, जी तो ये भी मतलब आटे से और अलग अलग अनाज के आटे से उसका इतना सही मात्रा में मिक्सचर किया जाता है कि वो आदमी की बॉडी जो है, वो उसको एनर्जी भी मिले और उससे कोई दिक्कत ना हो। जी जी तो ठीक इस तरह के जो हमारे जो जॉनसार बावर की व्यंजन है, और इसमें देहरादून में भी कोई एक होटल मैनेजमेंट करके कोई एक युवा जो है, जी सर। उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप में कुछ शुरू किया था। ग्राम मोहना गांव के वो शायद रहने वाले हैं, उनका जी नाम मैं भूल रहा हूँ। जी वो बसंत विहार के आसपास, FRI के आसपास उनका कोई था रेस्टोरेंट। अच्छा सर। तो वो भी प्रमोट कर रहे थे इस चीज को, ठीक सर। जॉनसार बावर की व्यंजन जो है। और या एसले हॉल के आसपास कहीं उनका कुछ है। ठीक सर। एसले हॉल देहरादून के आसपास उनका एक आउटलेट है। जी तो आप उनको भी आप ढूंढ निकालिए। जी बिल्कुल और सर। उन्होंने देहरादून में वो संभव किया था, वो जी जॉनसार बावर के जो अलग अलग व्यंजन है, जी जी तो उसकी नुमाइश लगाई थी। और जी सुशीला बिजलवाण की ऑथेंटिक बुक है, जी जी वो आप प्राप्त कर लें। डॉक्टर SD बिजलवाण का टेलीफोन नंबर भी पता लग जाएगा, ठीक हम सर। आपको उपलब्ध करा देंगे। धन्यवाद सर। जी ठीक है। ठीक है। अच्छा सर, इसी में जैसे हम बात कर रहे थे कि खाने की बात करी, वैसे तो हम जी कहते हैं कि मतलब शराब मदिरा एक खराब चीज़ होती है, बट एक जी मदिरा का सेवन पहाड़ों में काफ़ी होता है, और अगर कम मात्रा में करी जाए तो एक दवाई का भी एक रूप माना जाता है उसे। और ये माना जी जाता है कि जौनसार में कई विभिन्न प्रकार की मदिरा बनाई जाती है लोकल काफ़ी चीज़ों जी से, और बड़ी बड़ी फेमस है वो वहाँ पे। उसके बारे में जी। कुछ बता सकते हैं सर? हाँ, व्यक्तिगत रूप से तो मैं मदिरा पान कभी जीवन में किया नहीं है, जी और ना मदिरा पान करने की मैं कोई अनुशंसा करूंगा जी बिल्कुल सर। व्यक्तिगत रूप जी से। जी लेकिन जौनसार बावर जनजाति क्षेत्र की बात हो रही है, जी तो यहाँ पे अनाज से बनी हुई जी जो अनाज से बनी हुई मदिरा का इस्तेमाल सदियों से होता रहा। जी जो जो गांव में लोग अपने घर में अपने कंजप्शन के लिए, नॉट फॉर सेल, जी 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 मतलब ये बहुत नोट करना जरूरी है, जी बिल्कुल सर। अपने कंजप्शन के लिए अनाज से बनी हुई मदिरा का वो जनजातीय समाज जो है, जी सर। अपने अपने आवश्यकता अनुसार उसको बनाते थे। जी और अपने अपने प्रियजनों को या मेहमानों को जो है, जबरदस्ती नहीं, स्वेच्छा से जो कोई उसका पीना चाहे हाँ।
पान करना चाहता जी था। जी तो वो एक परंपरा थी जी जी जो कि आज की तारीख में जो इंटीरियर गांव हैं जी वहां पे हो सकता है प्रचलित हो, लेकिन जो सड़कों से गांव जुड़ चुके हैं वहां पे मेरे ख्याल से क्योंकि वो बहुत ही मेहनत का कार्य था, जी बहुत ही मेहनत का कार्य था, और उतना समय लोगों को मिल पा रहा या नहीं मिल पा रहा जी जी ये जी कहना मुश्किल है। सर, मतलब कुछ दो तीन नाम होते हैं, कुछ उनके बारे में आपको पता है सर? घेंगटी बोलते हाँ हैं क्या? नहीं, उसमें एक जो है, जो नाम है, जो लोकल नाम थे, ट्राइबल नाम थे, जी जो वहाँ की जो मदिरा बनती थी। जी जी एक तो पाकोई, अच्छा सर। पाकोई बोलते थे, जी पाकोई, जी और दूसरी बोलते थे घेंगटी, जी घेंगटी। जी जी तो ये जी दो नाम मुझे याद है, अच्छा जो 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 मैंने सुना, जी पाकोई और घेंगटी। ठीक सर। और इतने वो नियमानुसार थे कि जो कांसे के कटोरे होते थे उसमें ही उसको लेकर के वो उसका सेवन करते थे। ठीक सर। और प्रत्येक जो परिवार होता था वो जो इस चीज का सेवन करते थे वो बहुत ही अटमोस्ट केयर से अपने ही कंजम्पशन के लिए बनाते थे। मैंने किसी को वो आइटम सेल करते हुए मैंने नहीं देखा, जी जितना मेरा एक्सपोजर जी अपने इलाके में रहा। जी ठीक सर। अच्छा सर, इसके आगे बढ़ते हैं तो जैसे आपने हारुल की बात करी, तो कई बार बोला जाता है कि जॉनसार बावर का रिलेशन महाभारत काल से भी काफ़ी माना जाता है, और बाकी चीज़ों से भी। तो ऐतिहासिक अगर परिवेश में देखा जाए जॉनसार बावर को, तो कितना महत्वपूर्ण है ये क्षेत्र? जौनसर बाबर का जो महाभारत कालीन है वहां पे एक एक धार्मिक जो है लोक नृत्य है, जी इसको बोलते हैं मंडावना। जी धार्मिक लोक नृत्य का जो टाइटल है जी उसको बोलते हैं मंडावना। जी वो इस तरह का ढोल पे इस तरह की धुन बजती है कि जो लोग होते हैं जी सर। उनके ऊपर कुछ महाभारत कालीन जो पात्र रहे हैं जी उनके अवतार, ये माना जाता है कि उनकी आत्मा उनके अंदर आ गई, और इसलिए वो उस धुन में जो है, ढोल की उस धुन पे बजते हुए वो उस रूप में आ जाते हैं। ठीक सर। कोई किसी के बताया जाता है कि किसी के अंदर भीम आ गया, जी किसी के अंदर नकुल आ गया, जी किसी के अंदर सहदेव आ गया, जी किसी के अंदर जो है वो द्रौपदी आ गई। जी तो वो चीज कोरिलेट करती है कि महाभारत का यहाँ के समाज एवं संस्कृति पे असर है। ठीक वो सर। हर एक गांव में मनावना होता था। जी मैं जितने गांव में मैंने अभी विजिट किए हैं जी जौनसार बावर में, जी लगभग 70-80 गांव मैंने पर्सनली व्यक्तिगत रूप से विजिट किए हैं। जी तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ, वहाँ मंडावना नृत्य होता है, जी और उसको कई अपग्रेडेड रूप में भी देखा है। ठीक जो गांव की विकास और प्रगति के लिए, गांव में शांति बनी रहे, गांव में समृद्धि बनी रहे, तो दो बड़े यज्ञ का मंडावने से होता था, पांडव नाच होता था, जी और नवरात्र में भी 9 दिन तक मंडावना लगता था। ठीक सर। और जिस दिन समापन होता था, जिस गांव में वो समापन है, वहां अन्य अगर 8-10 किलोमीटर की परिधि में 50 गांव भी है तो 50 गांव के लोग उसको देखने जाते थे। और जिस गांव में ये नवरात्र और पूज होती थी, उस गांव में इस भीड़ को एक वक्त का भोजन कराने का प्रबंध होता था। अच्छा इतना बड़ा महायज्ञ होता था। अच्छा ठीक सर। एक एक परिवार में मैंने 400-400, 500-500 आदमियों को भोजन करते हुए स्वयं देखा है। जी 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 पूज के दिन, पूज के समापन के दिन, जी और नवरात्र के समापन के दिन। ओके। अब इसको देखिए कि यहाँ फिर लोकगीत की विधा का मतलब उल्लेख आता है। जो मंडावना का जो होता है पूज में और नवरात्र में, जो समापन उसका होता है, तो उसमें कई जो जिसको लोक कवि कह सकते हैं, जी तो और उनको जो है बाकी भी बोलते हैं, यानी जी कि वो बोल रहा है तो मतलब वाक शब्द जो है संस्कृत से निकला है। जी वाक मतलब बोलना, जी तो बाकी भी बोलते थे। वो पूरी महाभारत का वाद विवाद चलता था, क्वेश्चन आंसर में चलता था। जी पूरा कौरवों और पांडवों की तरफ से प्रश्नोत्तर होता था। अच्छा तो जैसे दो लोग
खड़े हो जाएं। जी जी तो इतने वो रिदम में बोलते थे जैसे जैसे कोई गीत आजकल शंकर महादेवन जी गा देते हैं जी 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 नॉन स्टॉप, जी या किशोर कुमार साहब ने भी कुछ गीत गाए जी इस जी तरह। जी और जैसे कि एक हमारी भारत की एक बहुत रिनोन्ड जो है आर्टिस्ट है श्रीमती तीजन बाई, अच्छा तो वो पंडवानी गाती हैं। जी तो ये जो हमारे यहाँ का जो ये जो पूजा नवरात्र में जो मंडावणे में जो ये वाकी वाकी होते हैं, जी सर ये बिल्कुल तीजन बाई की तरह की विधा जो है जी उसमें पूरा कंठस्थ है इनको महाभारत 18 जो महाभारत के जो 18 पर्व है जी वो पूरे कंठस्थ हैं। ठीक सर महाभारत के अंदर जो कथाएं आई है उनको कंठस्थ है। जी उनको अश्वत्थामा पे बहस करा लीजिए, जी अभिमन्यु पे बहस करा लीजिए, जयद्रथ पे बहस करा लीजिए, जी पूरे तथ्यों के साथ। अनपढ़ आदमी है, जी जी कभी स्कूल नहीं गया, जी लेकिन वो पूरी कथाएं उनको कंठस्थ है। ठीक तो ठीक ये बड़े शोध का विषय भी है, और टूरिस्ट के लिए जो जॉनसार बावर की समृद्ध संस्कृति समाज एवं संस्कृति को जी तह तक जानना चाहते हैं जी उनके लिए बड़ा मनोरंजन का विषय भी हो सकता है और जिज्ञासा का विषय भी हो सकता है। और सर लाखा मंडल के बारे में कुछ प्रकाश डालेंगे? जॉन सारवावर का एक लाखा मंडल जो है, लाखा मंडल जो शब्द है, जी सर जैसे कि हम जॉनसार बावर में हैं, जी उत्तराखंड में है, तो हमारे ऊपर पश्चिमी हिंदी का प्रभाव है। जी सर और हिंदी आपको पता ही है कि उद्गम इसका संस्कृत से हुआ है। बिल्कुल। तो जब संस्कृत में कई भाषाओं के शब्द जुड़े, जी अवधी और ब्रज भाषा, जी कई उर्दू जी और कई भाषाओं के शब्द जुड़े, तो जो है वो हिंदी शुद्ध हिंदी का रूप लिया उसने। जी तो हम पश्चिमी हिंदी में आते हैं। जी तो लाखा मंडल जो है, ये मंडल जो है मंदिर भी हो सकता है। अच्छा। और लाखा मंडल का एक अगर शुद्ध रूप शब्द, ये अभ्रंश शब्द हो सकता है लाखा मंडल, जी जो हम लोकल भाषा में बोलते हैं लाखा मंडल जी। लेकिन ये है लाखों मंदिर कहाँ हो सकते हैं। अच्छा ठीक सर। लाखों मंदिर जी जी। तो लाखों मंदिर जहाँ होंगे उसको भी लाखा मंडल कहा जा सकता है। जी जी। ये ज्यादा सही इसलिए लगता है क्योंकि यहाँ पे कई जगह पे जी सर मंदिर मिले हुए हैं, अवशेष मिले हैं कई जगह। शिव अभी तो एक शिवलिंग 10-20 साल पहले ही एक किसान को अपने खेत में मिला जी। और इतना अच्छी स्थिति में मिला कि अभी भी आप एक पानी का लोटा शिवलिंग पे डालोगे तो अपना चित्र आपको दिखाई देगा। अच्छा। जो अभी 10-20 साल पहले ही मिला जी, है। जी जी। और जो लाखा मंडल में भगवान शिव का मंदिर है जी, वो भगवान शिव का मंदिर एक छोटे आकार का मंदिर है जी इसको वहां के जो पुजारी थे, जी मैं जब लाखा मंडल की यात्रा पे गया था तो वहां के पुजारी ने बताया कि साहब ये श्री केदारनाथ का लघु रूप है। ठीक। तो माना ये जाता है कि अगर कोई व्यक्ति इतना सौभाग्यशाली नहीं है कि वो केदारनाथ बाबा के दर्शन करने, केदारनाथ मंदिर के दर्शन की अगर किसी की अभिलाषा पूरी नहीं होती, जी तो ये माना गया है कि अगर लाखा मंडल में भगवान शिव का वो मंदिर देख लिया तो आपने केदारनाथ देख लिया, क्योंकि उसकी जो अनुकृति है, जो पूरी शेप है, जो पूरा उसका रूप है, स्वरूप है, वो केदारनाथ मंदिर का रेप्लिका आप उसको बोल सकते हैं। ठीक ठीक। और जब आप मंदिर में एंटर करते हैं तो एक शिला है वहां पे जी। तो उस शिला पे माँ पार्वती के पांव के निशान है। ठीक। जो अभी भी विजिबल है जी। अभी भी देखे जा सकते हैं जी। तो वो बड़ा अलौकिक मंदिर है जी। और इसके अलावा वहाँ शिवलिंग है और पांडव कालीन लोगों के कई मूर्तियां हैं वहाँ पे। अच्छा। जो खनन में मिली है। जी जी। तो जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, जी सर, पुरातत्व विभाग, जी, वो साइट उनके प्रबंधन में, उनकी देखरेख में वो साइट आ चुकी है। अच्छा। तो उन्होंने उन मूर्तियों के बारे में और जो अवशेष मिले हैं उसके बारे में वहाँ पे काफी लिखित में भी दिया है। जी। तो ये जो लाखा मंडल, लाखों मंदिर की जो परिभाषा है, जी सर, ये लाखों मंदिर हो सकते हैं जी, क्योंकि वो मंदिर थे। जी। और एक किंवदंती ये है, किंवदंती मतलब कि भाई ये लोगों की जुबान से ये बात पता लगी है, जी, प्रमाण तो नहीं है। जी,
लाका मंडल से कुछ लोग, क्योंकि ये पूरा जोनसार और पांडव कालीन से प्रभावित लगता है, जी तो ये भी माना जाता है कि शायद पांडवों को जब 12 वर्ष का वनवास हुआ था जी सर दूत क्रीड़ा में हारने के बाद, जी तो 13वें वर्ष 1 साल का अज्ञातवास था। जी तो अज्ञातवास के समय वो जो है लाक्षा ग्रह में उनको भेजा गया था। जी तो लाक्षा ग्रह से भी कोई लाका मंडल का वो जोड़ते हैं कि ये लाक्षा ग्रह यहाँ पे था, इसलिए इसका नाम लाका मंडल पड़ा। जी जी पांडव यहाँ अज्ञातवास में थे, तो इसलिए लाक्षा ग्रह में यहाँ पे। तो लेकिन वो भी शोध का विषय है। जी जी कई लोगों ने उस पे भी मेरे ख्याल से पीएचडी भी करी लाका मंडल के ऊपर। अच्छा ठीक सर मुझे ध्यान है कि गढ़वाल विश्वविद्यालय के अंडर में कई लोगों ने शोध किया है लाका जी मंडल के विषय में। जी जी तो उनके कार्यों को भी आप क्योंकि वो शोध कर चुके हैं, जी तो उनसे भी और ऑथेंटिक जानकारी मिल सकती है। मेरे समझ में जो आई है जी वो लाखों मंदिरों से ही है, जी जी और पांडवकालीन सभ्यता का वहां पे सर था। जी और जैसा कि मानते हैं कि जो उत्तरकाशी जिले में पुरोला तहसील के आसपास कई स्थल ऐसे बताए गए हैं कि जहां से ये ऐसा लोगों का मानना है कि पांडव उस रूट से होकर के स्वर्ग के लिए गए थे। ठीक सर तो लाका मंडल उस रूट पे भी पड़ता है। अच्छा ठीक ठीक हाँ, यमुना से बहुत दूर नहीं है लाका मंडल, जी यमुना जी नदी के नजदीक है। जी तो इसलिए लाका मंडल जो है पांडवकालीन उस छाप है उसपे। और भगवान शिव का जो मंदिर है वो बहुत ही दर्शनीय है। जी और जो और शिवलिंग और अन्य मूर्तियां वहां पे है वो वास्तव में ही बहुत दर्शनीय है। जी और उसमें हमारे इलाके के जो जोनसर बावर के इलाके के लोगों को उसको और एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के लिए बहुत पोटेंशियल है। जी जी तो सर क्या आप सलाह देंगे वहाँ के लोकल लोगों को कि इसको हम बेटर बना सके ताकि और लोगों को अट्रैक्ट करा जा सके वहाँ पे टूरिस्ट को? इसमें देखो, जो सरकारें अपने स्तर पे कार्य करती हैं, जी सरकारों का रोल जो है वो प्रमोशनल होता है जी कि अगर कोई कहीं किसी उसमें पोटेंशियल है तो सरकार वहां तक सड़क पहुंचा देती है, जी जी सरकार वहां तक बिजली पहुंचा देती है, सरकार वहां पे कम्युनिकेशन की जो टेलीफोन या दूसरे जो साधन है उसकी जो बिल्कुल नेटवर्क है जी उसको पहुंचाएगी। जी इसके अलावा जो टूरिस्ट आते हैं उनकी जान माल की हानि ना हो तो सरकार सुरक्षा की व्यवस्था दे सकती है। जी लेकिन किसी स्थल को उसको और मनोरंजक बनाने में उस इलाके के लोगों का, समाज का बहुत बड़ा योगदान होता है। ठीक सर तो वो लीड लोगों को करना पड़ेगा, ठीक क्योंकि सरकार सब सुविधाएं दे दे और लोग जो है वहां पे उनको तहे दिल से उसको मतलब सप्लीमेंट्री रोल करना पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट्री रोल करना पड़ेगा, जी ताकि वो सभी स्टेक होल्डर एक पेज पे आ जाए। जी जी बिल्कुल ताकि जो जो टूरिस्ट डिलाइट है, जी जब हम किसी टूरिस्ट प्लेसेस पे जाते हैं तो हमें सब कुछ अच्छा महसूस हो, अच्छा जी सुनने को मिले, जी अच्छा देखने को मिले, जी उसमें सभी की भागीदारी है। उसमें लोगों की भी उतनी भागीदारी, उस गांव के लोगों को, कई लोगों को जो है समझना पड़ेगा कि अगर मान लो गांव में जो लोग हैं, मैं लाका मंडल जा रहा हूँ और गांव का आदमी ही सही जानकारी न दे पाए शिव जी जी के मंदिर के बारे में, जी जैसे मैंने बताया कि केदारनाथ मंदिर का रेप्लिका है, जी अगर इस चीज को हाईलाइट किया जाएगा तो कई श्रद्धालु चले जाएंगे कि चले जाएंगे चलो मैं केदारनाथ नहीं जा पाया, मैं लाका मंडल हुआ। बिल्कुल बिल्कुल ये वहां के पुरोहित जो थे जी वो मूल निवासी पौड़ी गढ़वाल के हैं, ठीक सर काला जी। जी उनका पूरा नाम मुझे ध्यान नहीं, लेकिन श्री काला जी जो है जी काला जी थे वहां पे। जी तो उनका ये कहना था कि ये केदारनाथ मंदिर का रेप्लिका है। ठीक है तो मैंने स्वयं ऐसा अच्छा फील किया कि मैं केदारनाथ नहीं जा पाया, चलो भगवान शिव के मंदिर के और ऊंची तरह के मंदिर के दर्शन हो गए। और सर कालसी में अशोक की लाट का भी काफी नाम सुना है इधर, उसका भी काफी कालसी जो है, कालसी, जब भी कालसी का नाम आप लें जी या सर मैं भी लूं जी तो हरिपुर जरूर साथ में लेना चाहिए नाम।
जी सर, ठीक। क्योंकि जो पौराणिक जो नेम है, जी जो नाम है, जी, वो हरिपुर है। ठीक सर। हरिपुर यमुना जी के किनारे हरिपुर प्राचीन एक अ, सभ्यता का केंद्र रहा। जी तो जो कालसी है वो हरिपुर का पार्ट है। जी जैसे गंगा जी के किनारे हरिद्वार है, जी, ऐसे यमुना जी के किनारे हरिपुर है, हरिपुर है। ठीक सर। तो हरिपुर के पास जो है, जी जो मेन कालसी है वो हरिपुर से दूर है। वो जी कालसी बाजार उसको हम बोलते हैं, जी कालसी पुरानी कालसी बोलते हैं उसको। जी जी जहाँ ये शिलालेख है जी सर, वो हरिपुर के क्षेत्र में ही आता है, यमुना यमुना जी के किनारे समझ लीजिए। जी 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 तो वो जो पत्थर है, जी जो शिलालेख है, अशोक अशोक का जो शिलालेख है, जी वो भी एक रहस्यमय चीज है वहां पे। जी वो सबसे बड़ा प्रश्न ये पैदा करता है कि वो पत्थर जो है, अगर इतिहासकारों ने जैसा बताया है, जी, वो पत्थर चुनार का पत्थर है। अच्छा सर। चुनार पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो है, बनारस वाराणसी मंडल का जो है इलाका है। अच्छा सर। चुनार का पत्थर इतने बड़े आकार का हरिपुर कैसे पहुंचा? जी ये निश्चित रूप से यमुना जी का जल स्तर बहुत अच्छा रहा होगा। जी यमुना जी में नौका परिवहन रहा होगा। जी, तो ये जल के रास्ते नौका नौका के माध्यम से ही वो पत्थर वहां पहुंचा होगा। अच्छा, क्योंकि उस समय सड़कें इतनी नहीं थी। जी बिल्कुल। इतने बड़े वहाँ बड़े बड़े जो ये कंटेनर कैरी करने वाले ट्रक आज नहीं, दिखते हैं वैसे नहीं रहे होंगे। जी जी वो बिल्कुल, चुनार का पत्थर का हरिपुर केवल जल के रास्ते पहुंचा होगा। ठीक सर। तो ऐसा माना जाता है कि हरिपुर एक बहुत बड़ा सभ्यता का केंद्र समय रहा होगा। जी वहाँ धार्मिक जो हरिद्वार नहीं जा पाया वो हरिपुर में अभी भी हमारे जौनसर बावर के लोग, जी जौनसर बावर के लोग विशेष रूप से जो हमारी जो माताएं बहनें हैं, जो मातृशक्ति में विश्वास रखती हैं, जी जिन पे मातृ भी आती है। मातृ एक संस्कृत का वर्ड है जिसका सिंपल अर्थ है माता। ओके, माता माँ शेरा वाली भी हो सकता है, महाकाली भी हो सकता है, जी माँ दुर्गा भी हो सकता है। जी तो जो महिलाओं पे जो अवतरित होती हैं उनको मातृ बोलते हैं। जी तो जो मातृ, जिस महिला पे मातृ का अवतार आता है, चाहे वो अनमैरिड हो या मैरिड हो, जी तो जिस महिला पे भी मातृ का अवतार आता है, वो जब भी 2-3 महीने 6 महीने के अंतराल पे उनको लगता है कि उनका शुद्धिकरण जरूरी है। अच्छा सर। जी उनकी उनकी उनको बेचैनी होती है, जी उनको लगता है कि कोई वायरस आ गया है जी 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 और हम निर्मल होना चाहते हैं, हम जी स्वच्छ होना चाहते हैं। जी तो वो या तो गंगा जी का स्नान करने के लिए हरिद्वार जाती हैं। जी तो जो समृद्ध होते हैं, जिनके पास साधन है, वो हरिद्वार चले जाते हैं। जी जी जो समृद्ध नहीं है या जिनके पास समय नहीं है या जिनकी आत्मा यमुना जी में स्नान करके भी उतनी ही शांति प्राप्त करती है, जी वो हरिपुर में यमुना जी के किनारे स्नान करके बहुत शुद्ध भाव से गांवों को अपने पूजा पाठ करके लौटती है। जी जी तो हरिपुर का ये महत्व है। जी आज भी हरिपुर में कई लोग अपने यज्ञ अनुष्ठान संपन्न करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान। जी अब विशेष रूप से पाटरी वाला तो मैंने कई बार देखा हुआ है, कई महिलाओं को वहां पे आते हुए देखा और बहुत प्रसन्नचित होते हुए वापसी करते हुए देखा है। अच्छा, ठीक सर, ठीक सर। अच्छा सर, एक आखिरी उसमें ले जाते हुए एक चीज़ देखी गई है, अगर हम चक्राता का कंपैरिजन करें तो चक्राता जौनसार में, मसूरी गढ़वाल में और आपका उधर नैनीताल वगैरह साइड कुमाऊं में, कुमाऊं और गढ़वाल में तो काफ़ी अच्छे बड़े बड़े स्कूल्स खुले। जी जी, चक्राता में इतना बल्कि सब वही वही मौसम रहा, वही सब कुछ रहा, और बल्कि ये भी माना जाता है कि जौनसार बावर को क्राइम फ्री एरिया माना जाता है। तो ये एक जी परफेक्ट माहौल है जहाँ पे यहाँ पे एक बहुत अच्छे स्कूल्स खोले जा सकते हैं। और जैसे मसूरी में और नैनीताल वगैरह में बाहर से बच्चे पढ़ने आते हैं देश विदेश से, जी वैसे यहाँ पे भी क्या आपको लगता है कि चक्राता और चक्राता के आसपास के इलाकों में इतना पोटेंशियल है कि यहाँ पे भी काफ़ी बड़े बड़े स्कूल्स खोले जा सकते हैं? क्योंकि बाकी अगर हम फैक्टर्स देखे जाएँ तो सारे फैक्टर्स पूरे करते हैं कि भाई क्राइम फ्री एरिया है तो कोई भी अपना पेरेंट्स बच्चों को भेजना चाहेगा, बहुत अच्छा मौसम है, सब कुछ है। तो आपको जी। क्या लगता है सर, शिक्षा के क्षेत्र में हम कितनी इसमें कर सकते हैं? नहीं, इसमें जो स्कूल्स का जो है, जो जी ये ज्यादातर जिस तरह की स्कूल शायद आप
विजुलाइज कर रहे हैं, जी जो आप कुमाऊं में, गढ़वाल में जी आपने इनका उल्लेख किया, जी वो ज्यादातर जो स्कूल है वो प्राइवेट पार्टनरशिप वाले स्कूल है। जी सर। और प्राइवेट पार्टनरशिप वाले जो स्कूल हैं उसमें सीधा सीधा उनका जो फैक्टर होता है, क्योंकि उसमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट होता है जी सर। स्कूल को इस्टेब्लिश करने में, जी उसकी लैंड से लेके उसको इस्टेब्लिश करने में, जी उसका क्वालिटी जो है वो टीचर्स और फैकल्टी मेंबर रखने में, जी उसमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। जी और वो अगर वो ट्रस्ट के माध्यम से भी हो रहा है तो भी नो प्रॉफिट नो लॉस, जी मतलब बिल्कुल लॉस तो होना नहीं चाहिए कभी। जी बिल्कुल। अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा तो लॉस भी लॉस नहीं भी नहीं होना होना चाहिए। चाहिए। जी जी तो वहां पे पहले तो जनजातीय क्षेत्र में कोई जो नॉन ट्राइबल है जी वो लैंड एक्वायर नहीं कर सकता, ठीक है सर। जमीन का मालिकाना हक प्राप्त नहीं कर सकता, जी चाहे वो व्यक्तिगत व्यक्ति हो चाहे संस्था हो। जी अगर लोकल जैसे आप हैं, मैं हूं, जी अगर हमारे अंदर इन्वेस्टमेंट की पावर है, जी इतनी कैपेसिटी है, जी अगर हम व्यक्तिगत रूप से या हम कोई संस्था बना के वहां इस तरह का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हमारे ऊपर कोई बंदिश नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर। हाँ, उसमें प्रमोशनल रोल ये हो सकता है कि सरकार ऐसी संस्थाओं के लिए जो भी ग्रांट्स देती है वो हमें भी मिल सकती है, जी वहां के लोकल लोगों को मिल सकती है। जी जी। तो आगे भविष्य में ये संभव हो सकता है, तो आपको भविष्य में संभव हो सकता है कि जो लोकल जी आप जैसे यंग लोग जो है, जी एंटरप्रेन्योर लोग जो है, जी ये अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन बाहर का व्यक्ति जब तक ये भौगोलिक क्षेत्र है जिसको ट्राइबल एरिया डिक्लेयर किया गया है, जी बिल्कुल तो यहाँ जो जमीनी हक है वो ट्रांसफर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। बट नहीं हो सकता है। लीज के माध्यम से तो हो सकता है सर। है जी? लीज के माध्यम से, लीज पे नहीं, जैसे वो कहते मेरे ख्याल से वो उसकी परमिशन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की विवेक पे निर्भर करेगी। अच्छा ठीक है। वो अगर मूल निवासी नहीं है तो वो नहीं देंगे, संभावनाएं बहुत कम है। बहुत कम है। बट फिर भी अगर जी, आप देखा जाए मतलब ओवरऑल तो यहाँ पे पोटेंशियल तो आपको दिखता है सर, जॉन सर बावर में भी ऐसे ही स्कूलों को डेवलप करने का, अगर हम इन हाँ, इन इन फैक्टर्स को। पोटेंशियल है, जी ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। सरकार का एक एकलव्य स्कूल चल रहा है जी कालसी में, जी जो कालसी यमुनोत्री मार्ग है, जी तो बिल्कुल अमलावा नदी के जी किनारे पे एकलव्य स्कूल चल रहा है, बहुत जी बढ़िया चल रहा है, जी बिल्कुल बहुत बढ़िया चल रहा है। जी तो ऐसा ही कोई प्राइवेट स्कूल भी चला सकता है। जी जी तो जी लेकिन प्राइवेट स्कूल चलाने के लिए, अगर मैं दोबारा रिपीट कर रहा जी हूँ कि अगर प्रॉफिट नहीं भी लेते, आप जी ट्रस्ट में चला रहे हैं, जी तो लॉस तो आप इनकर नहीं करेंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल लॉस, हाँ, तो उसके लिए फिर आपको वही मूलभूत चीजें, सड़क, बिजली, टेलीफोन, वो सारी चीजें दुरुस्त करनी पड़ेंगी। जी 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 तो वो एक प्रक्रिया है जिसके दौर से गुजरना पड़ेगा, जो जिसका जोखिम कोई इंटरप्रेनर ही उठा सकता है। जी बिल्कुल जी। ठीक है सर। कुछ और आप बताना चाहेंगे, आपको लगता है कुछ वैसी चीज़ जो मेरे से छूट गई हो? नहीं नहीं, आप एक शोध कर रहे हैं, जी आपसे कोई चीज छूटनी नहीं चाहिए। जी बिल्कुल सर। जौनसार बावर एक जनजातीय क्षेत्र, ऐसा जी जनजातीय क्षेत्र है जी जो अपने अपने जो सामाजिक और जो सांस्कृतिक उसकी विरासत है, जी उसका सबसे बड़ा जो ब्रांड है जी ओवरऑल, जी वो ये है कि सादगी और ईमानदारी जी यहाँ की माटी में है। बिल्कुल सर। जो व्यक्ति यहाँ की जमीन पे जन्म लेता है, जी तो दो चीजें हैं जो जी उसको यूनिक बनाती हैं, एक तो श्री मासु देवता जी और एक यहाँ की माटी। जी जी वो व्यक्ति में सादगी और ईमानदारी को कूट कूट के भर देती है। जी उसमें हमारा श्रेय नहीं है, वो उन दो तत्वों का श्रेय कि मासु देवता और यहाँ की माटी। जी जी बिल्कुल सर। उसकी शक्ति है कि वो सादगी और ईमानदारी को हम वर्ल्ड में कहीं भी जा रहे हैं, कैरी जी कर रहे हैं। जी जी एक तो किसी भी गांव में किसी भी घर में ताले नहीं लगे हुए। जी ये सोशल जो ट्रस्ट है जी उसका एक ग्लेरिंग एग्जांपल है। जी बिल्कुल सर। मेरे 2 मकान है गांव में, जी मैंने कभी उसमें ताले का प्रोविजन नहीं किया। जी जी उसमें हो सकता है कि उसमें ज्वेलरी भी रखी हुई हो, जी उसमें पैसा भी रखा हुआ हो, जी उसमें और भी कीमती चीजें हो सकती है, जी जी लेकिन
किसी की जरूरत नहीं है कि उसमें कोई चोरी करने का विचार भी मन में लाए। ठीक ठीक ठीक। अगर मान लो किसी का विचार जो है वो दूषित हो गया, जी प्रदूषित हो गया, जी जी। तो उसका निर्णय कोर्ट कचहरी में नहीं ले जाते। 90% लोग कोर्ट कचहरी में नहीं ले जाते। जी आप देखिए श्री मासू देवता, जी श्री मासू देवता के जो मंदिर है अधिकांश जी हमारे इलाके में, जी उनके मंदिर में जाके चोर से कहा जाएगा कि साहब आप इस बात की कसम खा दो कि आपने चोरी नहीं की है। जी अगर मुझे शक है कि इस व्यक्ति ने मेरा घर से ताला नहीं लगा हुआ था, जी। मेरे घर में जा करके अनऑथराइज एंट्री करके मेरा इसने अमूल्य चीज चुरा ली है, जी मुझे शक है। जी और हो सकता है कि कुछ मेरे पास ऐसे आधार भी हो, लेकिन मैं उसको प्रूव नहीं कर पा रहा हूँ। जी बजाय कोर्ट कचहरी जाने के मैं मासू देवता के मंदिर में उसको ले जाता हूँ, जी और मंदिर में अगर वो कसम खा दे कि मैं मासू देवता की कसम खाता हूँ, मंदिर में कसम खाता हूँ जी कि मैंने इस चीज की चोरी नहीं की है, तो मैं सहर्ष को वो चीज छोड़ दूंगा, उससे डिमांड नहीं करूंगा, ना मैं कोई बात विवाद करूंगा। जी 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 तो ये आस्था है श्री मासू देवता में, जी आस्था है। जी और इस आस्था के सहारे जो है आदमी का जो व्यक्तिगत जीवन है, जी सर। जो उसका पारिवारिक एक इमेज है, जी। जो उसके गांव की इमेज है, इस मासू देवता की आस्था के चलते वो मर्यादित है, संयमित है, जी जी सेल्फ कंट्रोल्ड है। जी अगर मैं मासू देवता में विश्वास करता हूँ तो मैं कोशिश करूंगा कि मेरे से कोई ऐसा काम ना हो जिससे मुझे कहीं झूठी कसम खानी पड़े जी या समाज में मेरी बेइज्जती हो जाए। जी जी तो वो आदमी के जो यहाँ का जो जनमानस है, वो आस्थाएं हैं। मासू देवता का जो मूल मंदिर है वो अनोल में है। जी 4 भाई मासू देवताओं के मंदिर जो है जी वो अनोल में जो है वो परमानेंट जी है। उसकी शाखाएं आपके गांव में है, लखवाड़ में, जी बिसोई में है, जी और थैना में है, जी बुलाहड़ में है, कई जी। कई गांव है, अनगिनत गांव है। तो लेकिन जो एक चालदा महाराज है, जी जो मासू देवता के जो छोटे भाई हैं चालदा महाराज, जी उनकी पालकी और उनका छत्र जो है जी वो पूरे इलाके में जो है वो यात्रा पे निकलता है। जी 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 तो हर वो पड़ाव में हर 2 साल बाद, 4 साल बाद अलग अलग मंदिरों में वो जी जी रुकते हैं। जी तो जब उनकी यात्रा निकलती है तो मैंने खुद अपने आंखों से करीब 4-5 किलोमीटर जो चक्राता मसूरी मार्ग है, जी ठाणा गांव से लेके, ठाणा गांव के ऊपर जो चक्राता मसूरी जी। रोड है वहां से लेके कतार, मैंने लोगों की, असंख्य लोगों की कतार देखी है। जी 1983 के आसपास की घटना है। तो चालदा महाराज जो देवता है मासू महाराज, जी उनकी मोहना से यात्रा ठाणा गांव में आई एक रात के लिए। जी फिर ठाणा गांव से चल के उत्पलटा गांव को गई। जी तो ठाणा गांव के ऊपर से वो कतार शुरू हुई थी, और चौली था जो रामलाल गार्डन है जी उसके नीचे तक लगभग 4 किलोमीटर का रोड है, बड़ी रोड है, मेन रोड है, हाईवे उसको बोलते हैं हम। जी तो इतनी 4 किलोमीटर लंबी कतार में आप अंदाज लगा सकते हैं कि कितने आदमी होंगे। 50-60 हजार से भी ज्यादा होंगे, 70-80 हजार आदमी होंगे। और सबसे बड़ा सत्य देखिए कि उसमें कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं हुई, जी किसी बच्चे को भी कष्ट नहीं पहुंचा। जी ये आस्था के कारण लोगों का सेल्फ इम्पोजिशन है अपने ऊपर। जैसे आज कोरोना के लिए हम कह रहे हैं कि भाई दैहिक दूरी रखो, जी, जी। और ये डूज डोंट्स बना रखे जी, हैं, जी, जी। ऐसे ही उस यात्रा के डूज डोंट से कोई किसी भगवान के नाम पे आस्था है, जी। कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा, कोई किसी को छेड़ नहीं रहा, जी कोई ईव टीजिंग नहीं है, जी कोई समस्या नहीं है। पूरा समाज जो है हजारों की संख्या में आस्था से चल रहा है। तो ये आस्था उनके व्यवहार में गांव में भी दिखती है, परिवार में भी दिखती है। तो ये हमारा ब्रांड वैल्यू है कि हमारे यहाँ सादगी और ईमानदारी, और ये टूरिस्ट को अगर सही रूप में बताई जाएगी जी तो लोग जो है यहाँ पे होम स्टे का होम स्टे के लिए एक बहुत बड़ा ब्रांड वैल्यू बन सकता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक सर।